रिस्क ए शादी। आखिर शादी में इतना रिस्क क्यों है, या फिर सिर्फ ये हमारे दिमाग में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से आप सभी वाकिफ ही होंगे। आज हर कोई उसके कातिल बीवी सोनम की करतूत की चर्चा कर रहा है, लेकिन ये कोई अकेले राजा रघुवंशी की कहानी नहीं है जिसे उसकी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। अपनी बीवियों के शिकार होने वाले पतियों की फहरिस्त की अगर बात करें तो ये काफी लंबी है, और ऊपर से हर दूसरे दिन इसमें एक नया नाम जुड़ता जा रहा है। पति, पत्नी और वो, इन संबंधों के इस खूनी अंजाम ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। एक खास वर्ग के लोग इन हत्याओं के लिए इंडियन मैरिज सिस्टम और हमारी सामाजिक मान्यताओं तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं, और इसके साथ ही ये स्थिति जो पनपी है ये भी काफी गंभीर है, और इसीलिए इस पर आज बात तो करनी होगी। हमारे साथ इस चर्चा में विषय विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन इसके पहले कि इस चर्चा को शुरू करें, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भला किसे पता था जो दूल्हा घोड़े पर सवार होकर अपनी जिस दुल्हन को ब्याहने बारात लेकर निकला है, वही दुल्हन उसकी कातिल बनकर चंद दिनों बाद उसकी शव यात्रा निकलवा देगी। इंदौर के इस राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजा की ब्याहता सोनम का नाम भी उन कातिल दुल्हनों की लिस्ट में शुमार हो गया जिन्होंने अपने विवाह पूर्व प्रेमी के साथ रहने की खातिर उस पति को मौत की नींद सुला दिया, जिसके साथ विवाह मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की रस्में निभाई थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की लगातार सामने आ रही वारदातों ने देश में नई बहस छेड़ दी। चंद कातिल पत्नियों की इन करतूतों ने कुछ लोगों को इंडियन मैरिज सिस्टम और पारिवारिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। सवाल उठाए जा रहे हैं, आज भी लड़कियां आखिर अपनी मर्जी से शादी करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाती? आज भी आखिर माता पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर लड़कियों को उनकी पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेने से क्यों इनकार कर देते हैं? आजकल लव मैरिजेस बहुत कॉमन हो गई हैं, ठीक है। आप फैमिली के सपोर्ट के साथ आप साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं। शायद जिस IQ के साथ आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल उसमें जाते हैं, काम करते हैं, तो वो वेवलेंथ मैच होती है। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करें। लव मैरिज आज की डेट में 90% लव मैरिज सक्सेसफुल है। मेरे हिसाब से तो अभी समय में ज़्यादा है कि लव मैरिज ज़्यादा करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी ले लो, सब चीज़ कर लो। मैं मैम लव मैरिज का ही फेवर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही लव मैरिज किया हुआ हूँ। अपने प्रेम को पाने के लिए पत्नियों की ओर से की जा रही हत्याओं के लिए अरेंज मैरिज को जिम्मेदार ठहराने वालों की ये दलील अपनी जगह सही हो भी सकती है, लेकिन फिर उन हत्याओं का क्या जहां लव मैरिज करने वाली मुस्कान जैसी बीवियों ने अपने पति की लाश को नीले ड्रम में चुनवाकर अंजाम दिया? अरेंज मैरिज की हिमायत करने वाले ये सवाल पूछते हैं कि विवाह के बाद हो रही हत्याओं के लिए अरेंज मैरिज को कोसने वाले क्या उन हत्याओं का जवाब दे सकते हैं जिसमें लिव इन रिलेशन में रहने वाले कभी लाश को सूटकेस में तो कभी फ्रिज में बंद करके ठिकाने लगाकर अंजाम देते हैं? पर अनैतिकता की जो छूट मिल रही है वो एक बड़ी भयानक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब मिला करके भारतीय सनातन का जो वैवाहिक संस्थागत संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सभी को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी का नहीं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर अरेंज मैरिज कराते हैं, किसी अन्य घर की लड़की को पसंद करते हैं हमारे लिए, तो वह हमारा जीवन भर का साथ देती है, हमारे सुख दुख की साथी बनती है। लव मैरिज का जो चलन है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ चलन। अरेंज मैरिज ही करना चाहिए जो माँ बाप की पसंद हो। तो अरेंज मैरिज किया है तो मैं तो उसी का पक्षधर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज गलत है करके,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हो रही खूनी वारदातों के लिए भारतीय विवाह व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी दलीलें हो सकती हैं, लेकिन मनोविज्ञान, समाज और अपराध से जुड़े एक्सपर्ट इस मामले को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना। और मैरिज के टाइम पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इमोशनल होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वाइज रहें, एक दूसरे को समझें। सावधान होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक विश्वास की बात है, लोगों पे विश्वास करने से पहले हमें समझना है क्या वह व्यक्ति हमारे परिवार के लिए या अपने खुद के लिए ईमानदार है कि ईमानदार नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की मदद से अपने स्पाउस, पति या पत्नी की हत्या करता है या करवाता है, तो इसमें ये माना जाता है कि कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है, और कॉन्स्पिरेसी में जो व्यक्ति शामिल होता है वो उतना ही अपराधी माना जाता है जो घटना कारित करता है उसके बराबर। विशेषज्ञों की इस राय से एक बात तो साफ है कि पतियों की हत्याओं के लगातार सामने आ रहे मामलों को महज मैरिज सिस्टम या पुरुषवाद वर्सेस नारीवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जरूरत है इस समस्या को समग्र और व्यापक नजरिए से देखने की, ताकि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को खून के छींटों से दागदार होने से बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, कई सवाल ये रिपोर्ट खड़े करती है जिनका जवाब हम आज की इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। IBC 24 के वो कौन से सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये उठता है कि पत्नियों के कातिल होने के पीछे की आखिर वजह क्या है। क्या साइकोलॉजी है कि वो पत्नियां जो पतियों को पूजती हैं वो अब उनकी कातिल बनती जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाने की वजह से पत्नियां कातिल बन रही हैं, क्या ये वो वजह है? क्या इसका मनोवैज्ञानिक एंगल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में रिश्ते खूनी हो रहे हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आई है कि क्योंकि मना नहीं कर पा रहे हैं, परिवार का दबाव, समाज का दबाव है और इस वजह से शादी करनी पड़ रही है दबाव में। सवाल ये भी है कि कुछ पत्नियों के कातिल होने से क्या पूरी महिला बिरादरी पर सवाल खड़ा करना, उन पर लांछन लगाना सही है, जायज है? इस सवाल का भी जवाब तलाशेंगे कि अपराध को महिला बनाम पुरुष के नजरिए से देखना आखिर कितना उचित है। ये वो तमाम सवाल हैं, इस चर्चा के माध्यम से आज इन तमाम सवालों के जवाब ना सिर्फ हम तलाशेंगे बल्कि आप तक भी पहुंचाएंगे। आज इस चर्चा में मेरे साथ बेहद प्रबुद्ध पैनल है, एक ऐसा पैनल जो हर एंगल पर, हर थ्योरी पर जवाब देगा, जो समाज के जानकार हैं, जो महिला अधिकारों के जानकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज शास्त्री हैं। तो सीधे मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूं अपने पैनल से। हमारे साथ आज मीतू हेनरी मैम है, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है मीतू मैम आपका। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी हैं, मैम आपका भी स्वागत है, सामाजिक कार्यकर्ता है और क्या सामाजिक पहलू हैं आज के हमारे इस केस के, इसके बारे में वो जानकारी देंगे। हमारे साथ शताब्दी पांडे मैम हैं, समाज शास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम करते आई हैं, बहुत स्वागत है आपका शताब्दी मैम। डॉक्टर गार्गी पांडे मैम है, साइकोलॉजिस्ट हैं और सबसे ज्यादा आज इन्हीं से चर्चा होगी क्योंकि क्या मनोवैज्ञानिक वजह है इसके पीछे, ये डॉक्टर गार्गी पांडे इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सवाल सिर्फ इस केसेस की वजह से उठ रहे हैं और सवाल हमारी भारतीय संस्कृति से लेके हमारी पूरी वैवाहिक व्यवस्था पर उठ रही है। मीतू मैम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, सबसे अभी हाल फिलहाल का ताज़ा केस ही हम बात कर लें अगर, सोनम रघुवंशी का, जिसकी हर तरफ चर्चा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सोनम रघुवंशी के बारे में जानता नहीं होगा। और सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से हनीमून के दौरान अपने पति की हत्याकांड की पूरी साजिश रची, उसे मार दिया, उसके बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जो हमारी वैवाहिक व्यवस्था है खास तौर पर, उसमें संशोधन की आवश्यकता है क्या? हाँ रचना जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, ये खबर तो बहुत दुखद है। हम ऐसे कहीं से भी नहीं बोल सकते कि एक लड़की करी है तो ये अच्छा है या ये सही है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये एक प्रोटोटाइप बना हुआ है शुरू से। ये जो आज ऐसे हो रहा है, नॉट ओनली राजा रघुवंशी, कई केसेस हमको आजकल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ
एक प्रोटोटाइप बना हुआ है कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो शुरू से ऐसा है कि एक कॉन्फाइंड दुनिया है उनका, कि उसी में ही वो रहेंगे, उसी सीमा में ही रहेंगे, और वो अपने बातों को जाहिर नहीं कर सकते, अपनी इच्छा को, अपनी पसंद को वो जाहिर नहीं कर सकते। और अगर अपनी इच्छा को वो बताते हैं तो परिवार वाले ये उनको प्रेशर देते हैं कि इस चीज़ों को तुम दबाओ और हम जो बोल रहे हैं उसमें जाओ। महिला जब क्राइम करता है तो उसको एक फेमिनिस्ट कटघरे में खड़ा किया जाता है कि महिला ने ये क्राइम किया है, महिला ने क्राइम किया है। पुरुष भी करता है, महिलाएं भी करते हैं, लेकिन महिलाएं कई सारा अच्छा काम भी करते हैं, उसको उतना उछाला नहीं जाता है जितना महिला क्राइम करते तो उसको उछाला जाता है। तो यह हमारा सिस्टम, यह हमारा जो स्टाटस, यह हमारा जो प्रोटोटाइप बना हुआ है, ये उसका शिकार है। क्या वाकई में, जो मैंने पहला ही सवाल किया, कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है? एक बार हम थोड़ा सा और पहले जाके देखते हैं, तो हम तो उसी परंपरा से है ना, हम राम सीता जानकी मंदिर में जाते हैं, प्रति दिवस भजन करते हैं, हम उसी सनातन परंपरा से हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं और ये बात करते हैं कि सीता माता ने भी जब राम जी को देखा था तो क्या कहा था कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई, याते सभी सूध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। मतलब उन्होंने कंकण के नग से श्री रामचंद्र जी को देखा था। उनके परिवार ने कोई दबाव नहीं बनाया था उन पे, पर उन्होंने प्रभु श्री राम से विवाह किया, शादी नहीं की थी, विवाह किया था, और उस विवाह को अंतिम क्षण तक, हर परिणति तक निभाया था। विभिन्न प्रकार के सोशल स्टिग्मास उस समय भी हुए थे, पर उन्होंने सोशल हेल्थ को कभी खराब नहीं करने दिया था, खराब नहीं होने दिया था। क्या सीता माँ इसका मतलब किसी दबाव में होती थी? वो दबाव में नहीं होती थी। उन्होंने भी उस समय अपने माता गार्गी से प्रश्न पूछे थे, जब उनको उनके जवाब मिलते थे तब वो संतुष्ट होती थी। वो बालिका सीता की मैं बात बता रही हूँ। पर हमको पता होना चाहिए कि हम प्रश्न यदि उठा रहे हैं तो प्रश्न कल्याण के लिए उठा रहे हैं, या प्रश्न केवल प्रश्न उठाना है करके कलेश के लिए उठा रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं विवाह की। विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम को निभाना, प्रतिबद्धता, और उसके बाद जो बात आती है वो होता है एक परिवार का संचालन। हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति एक प्रक्रिया मात्र नहीं होती, एक भावी पीढ़ी की नींव होती है, जो माता पिता समझ बूझ से विवाह के एक संस्कार में आके, एक धार्मिक मान्यता के साथ आगे आके एक संतुष्ट परिवार की व्युत्पत्ति को करते हैं और एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शादी एक फारसी शब्द है, मैं शब्दों पे नहीं जाती, फिर भी शब्द शब्द का प्रभाव पड़ता है, शब्द यात्रा करते हैं। शब्द जहाँ पे शादी का अर्थ होता है मौज, आनंद और केवल हर्ष, तो हमको तय करना पड़ेगा हम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, शादी की ओर बढ़ रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं। पर जहां तक रही बात दबाव की, तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वो आगे एक परिवार की संरचना करने जा रहा है, पुरातन में भी उसको अपनी बात रखने का हक था और आज भी उसे ये हक होना चाहिए। तभी हम सोशल हेल्थ को मजबूत कर सकेंगे। सोनम के पहले एक और केस हमने देखा था, नीले ड्रम वाला, जिसमें लव मैरिज थी लेकिन उसके बावजूद अपने पति का कत्ल कर दिया गया। इसे किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि यहाँ तो यहाँ दबाव में शादी, इसलिए उसने मार दिया, लेकिन वहां तो प्रेम विवाह किया और उसके बावजूद अपने पति को मार दिया। वहां पर क्या साइकोलॉजी रही होगी, वहां क्या परेशानी रही? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय परिवार परंपरा में विवाह को कहा गया है विशेष एक उत्तरदायित्व का वहन करना, इसे कहा गया है विवाह। तो विशेष उत्तरदायित्व का वहन करने की भावना उनमें है ही नहीं, इसलिए वो ड्रम का केस आ जाता है, सोनम का केस आता है, सूटकेस का केस आता है। ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे मेरा ऐसा कारण कहना है, जो मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, 500 से ज़्यादा परिवार परामर्श के केसेस की मैंने काउंसलिंग की है पुलिस में, परिवार परामर्श केंद्र में रहते हुए, और वर्तमान में भी कर रही हूँ सतत। मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो परिवार व्यवस्था है, हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है, इसको अच्छे से हम इस जनरेशन को समझा नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं अधकचरा ज्ञान जो है, यही हमारे बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है।
किस प्रकार से आनंदी परिवार की परिकल्पना हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में की गई है, इसको हम समझाने में असमर्थ हैं। इसीलिए ये क्लेश की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता को स्वच्छंदता की ओर ले जाते हैं। इन लड़कियों ने जो काम किया ये स्वच्छंदता की ओर गई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किशोरावस्था से इन बालिकाओं को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझाना हम परिवार के लोगों की जरूरत है। शताब्दी मैम, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी निकल कर सामने आ रहा है। अगर हम पूरी सामाजिक व्यवस्था या भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, परवरिश पे बात कर रहे हैं, तो सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। तब ये मामला इतना नहीं उछला जितना आज उछल रहा है, जब कुछ गर्लफ्रेंड्स या कुछ पत्नियां अपने पति या प्रेमियों की हत्या कर रही हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना ये इसलिए उछल रहा है क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में माँ स्त्री ममत्व की मूर्ति है। वो तो एक चांटा भी अपने को बच्चे को मार देती है तो किनारे जाकर रोती है। उस स्त्री से इस प्रकार के अपराध क्यों घटित हो रहे हैं? सबसे बड़ी इस श्रेणी तक महिला आखिर क्यों जा रही है? उस बालिका के पालन पोषण में क्या कमी रह गई? इसलिए प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने उसको देवी माना है, देवी रूप माना है। अरे उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं भारत की स्त्री ने। मैं आज कहती हूँ कि पूरा विश्व भारत की परिवार व्यवस्था की ओर देख रहा है और यह परिवार व्यवस्था भारतीय स्त्रियों पर केंद्रित है। इसलिए भारतीय स्त्री यदि ऐसा काम करेगी तो न केवल भारत अपितु पूरा विश्व आश्चर्य से देखेगा। हम कहते हैं भारतीय परंपरा में कि 7 जन्मों का साथ है, उसे एक जन्म तो क्या महिलाएं 1 महीने नहीं निभा पा रही हैं? क्या मनोवैज्ञानिक कारण है कि पतियों की हत्या कर दी जा रही है? देखिए, कई बार जो वर्तमान में जो भी केस आ रहे हैं या हम देख रहे हैं, जैसे सोनम रघुवंशी वाला केस हो या नीली ड्रम वाला केस है, जो उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सोशल साइको इश्यूज इनमें आ रहा है। जो फीमेल्स हैं इनमें सोशल साइकोज इशू हैं, इनमें सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं। सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेके है तो हम कभी बात करते नहीं है कि अंदर बच्चों के अंदर में क्या चल रहा है, महिलाओं के अंदर में क्या चल रहा है या बच्चियों के अंदर में क्या चल रहा है। कभी हम इस चीज़ को ध्यान देते ही नहीं। परिवार की बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं परिवार में। जब आज की जनरेशन हो या पिछले 10 साल या 20 साल बस जब चले जाते हैं, जब 20 साल पहले की बात भी करते हैं, तो क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं घर में, जो बच्चियां होती हैं, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उनकी बातों को कई बार रोका जाता है, टोका जाता है। तो वो क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें उनके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती हैं। उनको बचपन से हर चीज़ में नहीं सुनने की आदत हो जाती है। बहुत कम घर होते हैं जहाँ पे महिलाओं को या बच्चियों को उनके अधिकार के अंदर में रख के उनकी बातों को माना जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि हर जगह पे महिलाओं को बात मनवाई जाती है। तो कहीं ना वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते होते एक टाइम पे वो बम का काम करती हैं, फिर ऐसे क्राइम करती हैं जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। और एक्चुअली उनको सोशल इश्यूज भी होते हैं। वो लोगों के सामने खुल के बात रख नहीं पाती, परिवार के सामने खुल के बात रख नहीं पाती। उसको पता है कि अगर मैं किसी चीज़ की परमिशन मांगती हूँ, परमिशन मुझे नहीं मिलेगी। जैसे सोनम रघुवंशी के केस में ये हुआ है। वर्णिका मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जो थ्योरी निकल कर अब सामने आ रही है कि सदियों से हमने एक नैरेटिव सेट कर दिया है महिलाओं के लिए कि वो परिवार को संभालती हैं, वो परिवार की सुनती हैं और परिवार के हित में जो अच्छा होता है, चाहे वो उनके लिए सही ना भी हो, तो वो उसका चुनाव करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो दबाव उन पर लगातार सदियों से साल दर साल डाला गया, वो कुंठा, अपने मन की ना कर पाने की कुंठा, अपनी खुशी के लिए ना जी पाने की कुंठा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज वो दूसरे की खुशियाँ छीनने से भी कतरा नहीं रही हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक अंतराल लेके सोचने और समझने की ज़रूरत है। अभी ही ये कह रही थी कि उन्होंने, गार्गी मैडम ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया कि वो अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान में रख रही थी, लेकिन उसने, वो भी एक बड़ा सोशल स्टिग्मा था, जो सामाजिक लांछन होता कि अपने पिताजी को हार्ट अटैक में, वो पेशेंट है ये जानते हुए उसने अपनी बात रखी, उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। ये सारा जो बोलते हैं ना, एक स्थिराकृति का सिद्धांत, स्टेट ऑफ इमेजिनेशन उसके दिमाग में काम कर रहा था। उसने अपने पिताजी को बचाने के लिए इस समय का दबाव स्वीकार किया और विवाह कर लिया, पर उसके बाद एक और बड़ा सोशल स्टिग्मा यानी सोशल क्राइम उसने कमिट कर दिया। फिर से एक बार कहूंगी कि एक या 2 व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होते हैं, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार होती है। और इसीलिए वजह है कि हमको सोशल हेल्थ अच्छी करनी होगी। और हेल्थ कब होती है? हम बोलते हैं इनहेल एक्सहेल अच्छे से हो। हम श्वसन क्रिया अच्छी कब मानते हैं? जब हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया अच्छे से कर पाएं।
कुल मिला के ब्रीदिंग स्पेस जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या ये सब कुछ एक महिला के अंदर इतना इम्बैलेंस हो चुका है कि अब वो सही गलत का फर्क तक नहीं कर पा रही है, और यही वजह है इस तरह की घटनाओं के सामने आने की? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बेटियां होते हैं उनके साथ परिवार का एक एक्सपेक्टेशन, चाहे वो पिता हो, माँ हो, भाई हो, हर किसी का एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि तुमको ऐसे बनना है, तुमको इस सिद्धांत पर रहना है, और हमारा एक मतलब हमारा जो परिस्थिति है उसके हिसाब से तुमको रहना है, तुमको आगे नहीं बढ़ना है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन परिवार का और प्रेशर जो परिवार का आ जाता है कि तुमको अपने बातों को मन खोल के नहीं रखना है, तुमको अपने बातों को साझा नहीं करना है, तो उनके ऊपर जो एक एक्सपेक्टेशन परिवार का रहता है वो एक्सपेक्टेशन बेटा के ऊपर नहीं रखा जाता है कि तुम इतने समय तक ही बाहर रहो, तुम इतना समय तक टीवी देखो। ये एक्सपेक्टेशन परिवार का बेटा के ऊपर नहीं रहता है, लेकिन बेटियों के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज होता है कि मतलब इस चीज़ को मैं कैसे कहाँ एक्सप्रेस करूँ, मैं कैसे इस चीज़ को कहाँ पे बातें रखूँ। तो जब सोनम के साथ ऐसा हुआ है कि इसके अंदर में ये चीज़ें जो ये क्राइम का जो उसने पूरा सीन बनाया है उसके अंदर में इस चीज़ों को वो कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। शताब्दी मैम, हमने लव मैरिज पर बात की, मैरिज पर बात की, भारतीय संस्कृति पर बात की, जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर बात की। इन सब के बंधनों को तोड़ते हुए एक और चीज आई, लिव इन रिलेशनशिप, जिसने कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था और खासतौर पर वैवाहिक व्यवस्था को बहुत हद तक बिगाड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि इम्बैलेंस उसकी वजह से बहुत हुआ। लेकिन फिर ऐसे केसेस में जो श्रद्धा केस था उसमें जब हम देखते हैं कितना हीनियस क्राइम था, कितनी निर्ममता से हत्या की गई, वो दोनों भी लिव इन पार्टनर थे। मतलब यहाँ तो ये है कि आप शादी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपने मार दिया, आपके ऊपर सामाजिक दबाव था, प्रेशर था, आपने मार दिया। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जिसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, उसके बावजूद वहां पर भी क्राइम, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जब हम साथ में रहते हैं ना, समूह में रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन ये लिव इन रिलेशन वाले क्या करते हैं, दोनों तरफ के परिवार को तो पहले ही छोड़ चुके होते हैं, परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, और आ गए वो अकेले रहने के लिए। अब वहां पर वो अपने आप को इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि इन सब के पीछे जो कारण है वो है सोशल मीडिया में दिखाए जाने वाले जो OTT प्लेटफॉर्म और विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाए जाने वाले सीरियल्स, उसमें बताए जाने वाले जितने भी कथ्य हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी को ये सारा कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको वो गाइड कर रहे हैं। गार्गी मैम, जब बात आती है पत्नियों के मरने की, जब पत्नियों को मार दिया जाता है, एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है, तो ये न्यूज नहीं बनती, लेकिन न्यूज बनती है ये कि एक महिला ने एक पति को मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। देखिए, एक साइकोलॉजी सेट है सोसाइटी की कि हमने जैसे एक बात की कि देवी बना के रखा गया है महिलाओं को, तो देवी जब तक अच्छी लगती है, जब वो आपके लिए अच्छा करती है या सेक्रीफाइसेस करती है, तब तक देवी अच्छी लगती है। पर देवी जब अपने जीवन को जीना चाहती है या अपने लिए कुछ करना चाहती है, तो देवी के लिए विरोध हो जाता है पूरे समाज में। तो वही स्थिति महिलाओं के लिए है। ये और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि पहले पति पत्नियों का कत्ल कर रहे थे, अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि पत्नियां पतियों के कत्ल कर रही हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखें, कत्ल एक रिश्ते का हो रहा है। तब बहुत चिंता के विषय था जब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलियां बढ़ रही थी। अब उसमें पति पत्नी और बच्चा यही लोग रह रहे हैं, और उसमें भी पति पत्नी एक दूसरे के लिए इतने हिंसक हैं। अगर रिश्तों का इस तरह से कत्ल होता जाएगा, चाहे वो पति द्वारा पत्नी का हो या पत्नी द्वारा पति का, ये जेंडर न्यूट्रल कर देते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, समाज के लिए बुरा संकेत है। हम विवाह और जब इस सुंदर परंपरा की बात करते हैं तो हम आजकल इन दिनों ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, सुंदर अधिकार और अच्छे दायित्व। लेकिन हम अधिकारों को दिमाग में इतना हावी कर लेते हैं कि जब बात दायित्वों की आती है, अधिकार में हमको एक कदम आगे बढ़ के चाहिए होता है, पर जब दायित्व की बात होती है तो हम चाहे कोई भी हो, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, एक कदम पीछे होना चाहते हैं। और वहां पे फिर तीसरी बात नहीं उभर के आती है, तब हम पुरानी चीजें सोचते हैं। उस समय तक हम पुरानी चीजें नहीं सोचते, तब हम अपने दिमाग में एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेके चलते हैं कि ये लड़की है या ये लड़का है। रिश्तों का कत्ल हो रहा है, ये तो एक पॉइंट है ही, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक पहलू भी जो निकल कर सामने आ रहे हैं, समाधान क्या लगता है इन चीजों का आपको? देखिए,
मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कहूंगी कि परिवार एक ऐसी पाठशाला है जो हमारे संस्कृति के संवर्धन के लिए बच्चों को तैयार करती है। तो परिवार में श्रेष्ठ पालकत्व हो, ऐसा पालकत्व हो, माता पिता का ऐसा आदर्श, क्योंकि देखिए रामचरितमानस हमारे सामने है, हमने देखा कि ऐसा आदर्श इस परिवार ने प्रस्तुत किया है कि माता कौशल्या अपना काम कर रही हैं, सुमित्रा जी अपना कार्य कर रही हैं, दशरथ जी अपना कर रहे हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सबका देखिए किस प्रकार से मिलकर एक परिवार बनता है। तो ऐसा आदर्श प्रस्तुत हमको करना चाहिए। सनातन वैदिक परंपरा से हमारे भारतीय जीवन पद्धति में हमको देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी विलुप्त हो गया है। उसको फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, लेकिन किस तरह से करें उसे? उसको जीवित करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में सब चीजें आनी चाहिए, हमारे सामाजिक ताने बाने में आना चाहिए, हमारे समाज के अभी जो कर्णधार लोग हैं उनको इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाली जनरेशन अच्छी तैयार होगी। इसके लिए हमको पाठ्यक्रम बनाने होंगे, इसके लिए हमको बहुत सारे काउंसलिंग कोर्सेज तैयार करने होंगे, इसके लिए महिला बाल विकास के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से बहुत सारे परिवार परामर्श केंद्रों का हमको निर्माण करना होगा, क्योंकि आज इसकी महती आवश्यकता महसूस हो रही है। कैरियर काउंसलिंग के लिए तो माँ बाप ले जाते हैं उनकी काउंसलिंग करवाने के लिए, लेकिन कभी ये सोचा है कि विवाह के लिए मना क्यों कर रहा है मेरा बेटा या मेरी बेटी, तब उसकी काउंसलिंग हम नहीं करवाते हैं। तब हम उसकी अगर काउंसलिंग करवाएंगे तो हम बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक और ऐसे सामाजिक कारणों को निकाल पाएंगे जिससे मालूम होगा कि ये बालक या बालिका विवाह में जाना चाहते हैं या नहीं। असल में ये हमारी पूरी बदलती हुई व्यवस्था है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो हम पहले थे, जैसे हमारी हम बार बार क्योंकि भारतीय संस्कृति और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली गई हैं और ये उसी का परिणाम है। अगर हम वापस वहां जाएं तो शायद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी आपके ही बातों में बहुत सुंदर जिक्र हुआ था और बहुत सुंदरता से आपने विषय को लिया कि किस प्रकार से एक जॉइंट फैमिली से, संयुक्त परिवार से हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर आए, न्यूक्लियर फैमिली से फिर ठीक है विवाह हुआ, शादी हुई, जो कुछ भी कहें, फिर लिव इन की ओर आए, तो क्रमशः जो ये अपभ्रंशता आती गई, उसी का परिणाम आज ये जो सोशल क्राइम कमिट करने में 1 मिनट भी नहीं हिचक रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। अधिकांशतः आजकल एक बात सुनी जाती है, ZNMD। What is this ZNMD? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसीलिए हर वो काम कर लो चाहे वो क्राइम हो। नहीं, we will not distinguish कि ये क्या है, ये सही है या गलत है। हर वो काम करो जिसपे इन्होंने स्प्रिंग का सुंदर उदाहरण दिया, दबाव पड़ रहा है उछल के निकल जाओ, क्योंकि ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। पर ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, वाकई में ये जिंदगी एक ही बार मिली है तो कुछ अच्छा काम ही करके जाएं, कुछ अच्छे ही दायित्वों का निर्वहन करके जाएं। तो जब बात दायित्वों की होगी तो हम मिनट लेंगे और उस दायित्व #दबाव में कन्वर्ट कर देंगे, और दबाव जैसे ही पता चला है तो स्प्रिंग है वो उछल के सामने आएगा। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं, पेन में भी स्प्रिंग लगी होती है, और जब स्प्रिंग पे दबाव होता है तो वो सुंदर लेखनी से लेख लिख के समाज को जागृत कर देता है। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो हमारे प्रबुद्ध पैनल का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके साथ ही IBC 24 ये अपील करता है आप सभी से कि जब भी कोई इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सिर्फ उसे एक न्यूज की तरह मत देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी गहराई में आखिर उस परेशानी की जड़ क्या है, तलाशिए उस जड़ को। और IBC 24 की भी कोशिश यही है, हमने सिर्फ आज एक डिबेट नहीं की, एक चर्चा नहीं की, समझने की कोशिश की, प्रयास किया कि आखिर वजह क्या थी और उसका समाधान क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो समाधान निकलकर सामने आया है उस पर आप भी गौर करेंगे। नमस्कार।